बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही होंगे, कोई बहम पैदा ना करे। मीडिया को खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि किसी भी तरीके से, चाहे किसी रिपोर्टर के जरिए, किसी एंकर के जरिए, आवाम में जाके कहीं पर भी जाके ये बहम पैदा ना करें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक राय ज़रूर दी है कि अगर आप अपने घर पर डिस्कस करना चाहें, अपनी अहलिया से डिस्कस करना चाहें, तो उसको ज़रूर बता दें कि इलेक्शन नहीं होंगे या कोई इबाम मौजूद है। बहरहाल चीफ साहब का फरमान सर आंखों के ऊपर, इलेक्शन में पहले भी इंशाल्लाह कोई इबाम नहीं था, अब भी कोई इबाम नहीं है, और उम्मीद भी यही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे ताकि पाकिस्तान एक नए दौर की तरफ जा सके। इबाम की अगर बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में क्या कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का इबाम अगर किसी के दिल में है तो वही इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। जरा सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। सियासी कारकुन तो इलेक्शन के बगैर रह नहीं सकता, तो आप लोग क्यों खामोश हैं? हम इसलिए खामोश हैं कि हमें पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं। जिन लोगों को शक है वो शोर डाल रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं। क्या आपके पास क्या इत्तला है? 28 को ही हो रहे हैं? कोई जी बिल्कुल। इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में हो रहे हैं, और ये डेट जो है ये इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को जैसे ही डिलिमिटेशन का मरहला मुकम्मल होता है तो डेट आ जाएगी। हमें इसके ऊपर पूरा एतमाद है, यकीन है। अच्छा, राना साहब को इबाम पहले भी नहीं था। जब हमने 13 अगस्त 2023 को उनका इंटरव्यू किया तब भी राना साहब ने कुछ ऐसी ही बात की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया नहीं गया होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत से लोग ये इबाम पैदा करने की कोशिश करते रहे कि इलेक्शन में ताखीर होगी। राना साहब ने 13 अगस्त को क्या कहा था, जरा सुनते हैं। इस सेंसस को ऑप्ट कर लेना और उसके मुताबिक हल्का बंदी का हो जाना जो है ये एक बहुत बेहतर अमल है, और अगर ये अमल होता है तो फिर इलेक्शन होंगे 5 माह में, यानी वही फरवरी की डेट बनती है। यही सवाल हमने अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछा था कि अहमद बिलाल साहब, आखिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को होंगे। उस वक्त जाहिर है कि 28 जनवरी की तारीख ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसमें एक कानूनी मामला है। किस कानूनी मामले की तरफ उन्होंने इशारा किया था, जरा आज वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने तारीख जो अनाउंस नहीं की तो उसकी एक लीगल वजह है। अच्छा, टेक्निकल लीगल वजह है जिसको कानून वाले समझने वाले लोग आसानी से अंदाजा कर सकते हैं और उसको जस्टिफाइड समझते हैं। वो ये है कि अगर आप इलेक्शंस एक्ट 2017 में सेक्शन 57 को देखें तो उसके 57 का पार्ट 2 जो है वो एक निज़ामुल औकात देता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये डेट दे देगा तो उसके बाद फिर उसके लिए लाजमी होगा कि वो 7 दिन के अंदर डिटेल्ड स्केड्यूल दे दे। ठीक है। और उसके 6 दिन के बाद फिर वो नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करेगा, और यूं आगे के तमाम मरहले उसके अंदर दिए हुए हैं। अब अगर ये डेट एग्जैक्ट अनाउंस कर देते तो फिर ये लाजमी था कि उसके 13 दिन के बाद नॉमिनेशन पेपर रिसीव करना शुरू कर देते। ठीक है। जो कि वो कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइनल नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। तो वो उन्होंने एक कानूनी पाबंदी की वजह से एग्जैक्ट डेट ही दी, लेकिन मेरे ख्याल है लोगों की जो बेचैनी थी उसको पेश नज़र रखते हुए उन्होंने ये एक जनरल डेट दे दी है, जिसको अगर गौर से देखा जाए तो वो एग्जैक्ट डेट ही है 28 जनवरी, और उसको आप वर्क बैक कर लें तो आसानी से आप तमाम डेट्स वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कोई शक अगर मौजूद था उसे भी खत्म कर दिया, और अगर 30 दिन वक्त दरकार था इलेक्शन कमीशन को उस तमाम प्रोसीजर के लिए कि जो हल्का बंदियों के बाद ऐलान की सूरत में आना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी वाजे कर दिया है। प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाया उसके ऊपर भी बात ज़रूर करेंगे। वो ये था, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया, यानी कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दरमियान असम्बली तहलील कर दी जो गैर आईनी था। उन्होंने वो काम तो कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा लेटर लिखा कि जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने उससे ज़्यादा सख्ती के साथ उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि हम आपसे कोई मशवरा नहीं करेंगे। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है कि आपने देख ही लिया होगा अब तक,
दो तीन चीज़ें उसके अंदर बड़ी वाज़े किस्म की हैं। सदर पाकिस्तान को मुखातिब करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इख्तियार इस्तेमाल करना था आपने वो किया नहीं, जहां इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना था, असम्बली की तहलील का मामला था जो गैर आइनी था, वहां पर जो है वो आपने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। तो सदर पाकिस्तान के अगर किरदार पर बात करें तो आपको लगता नहीं है कि इबाम का शिकार रहे? उस मौके के ऊपर भी आप समेत बहुत सारे आइनी माहिरीन ने यह तज्जिया किया कि सदर साहब को वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था कि यह तारीख है, इलेक्शन का इनेकाद करवाओ। देखें, बिल्कुल हमारा यही ख्याल था, और जितने माशाल्लाह वकला, सीनियर वकला जिनको भी आपने भी सुनाया, हमारे साथ भी बात हुई कि उनको बिल्कुल तारीख देनी चाहिए थी। लेकिन जरा थोड़ा सा एक सियाको सबाक को देखिएगा कि उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, मशावरत के लिए, जो अमल एक आइन का हिस्सा बनता है तारीख देने के लिए, चूंकि जहां सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 48(5) में जहां तारीख देना होती है, तहलील जब ये जनरल इलेक्शंस करवाना मकसूद हो, तो ऑब्वियसली जाहिर है कि आगे से उसका इनाकाद की जो बुनियाद है, जो फरीजा है, वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है। आर्टिकल 218 से 220 तक ये उन्हीं का जो है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सदर पाकिस्तान ने सही किया, और रियासती आदाब को मलहूज रखते हुए एक आईनी इदारे को मदऊ किया कि आइए जो आईनी तकाजा है हम उसके मुताबिक जो है तारीख मुतय्यन करें आपकी मशावरत के साथ। लेकिन आप देखें जरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ रियासती आदाब को धज्जियां उड़ा दी, बल्कि ऐसे भोने तरीके से उन्होंने 2 मरतबा उसका जवाब दिया कि आप कौन होते हैं ये नहीं बुलाने वाले, आप कौन होते हैं हमसे मशावरत करने वाले। तो ये जो 14 मई जस्टिस बंदयाल साहब ने भी वो ये जब 14 मई की तारीख दी थी, तो उसमें ही उन्होंने ये तायन कर दिया था कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान ये तारीख देने के, और उन्होंने उसका तो खैर आपको पता ही है, जो हवा में बखेर के उन्होंने फेंका जिस तरीके से पीडीएम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव थी, वो तो ना इलेक्शन कराना चाहती थी ना उन्होंने करवाए, और इलेक्शन भी उनकी सहूलत रात बनी रही। अभी इलेक्शन कमीशन जो है बीच में पिटीशन लेके और उनको न करती कि आप सदर पाकिस्तान के पास जाएं और मशावरत करें, तो भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टिव थी। वो सदर पाकिस्तान के, देखिए सदर कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, वो एक रियासती सदर होता है, पाकिस्तान का सदर है, तो उसके पास इलेक्शन कमीशन का न जाना और आइन की वाज़ेह तस्दीक करना, और जो है वजारत कानून का भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इनका भी मुआखजा करना चाहिए था। सिर्फ सदर को मूरद इल्जाम ठहराना ऐसे में मैं समझता हूँ गैर मुनासिब था, और गैर मुनासिब होगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तारीख देने के लिए ही बुलाया था जब इलेक्शन कमीशन उससे इस कदर ऑब्स्ट्रक्टिव थी और लॉ मिनिस्ट्री ने ये जवाब दे दिया कि आपको अख्तियार नहीं है, तो सदर पाकिस्तान तो वो मुकैयद हो गया ना ऐवान सदर में ही बिना अख्तियार के। अब आप इस देखेंगे कि वो जिन बिलों की वो तस्दीक, ताईद और असेंट नहीं देते, जिनकी मजदूरी नहीं देते, वो भी उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता है, और वो कानून बन गया है। आगे अदालतों में मिलिट्री एक्ट की तरमीम हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम हो, वो आज अदालतों में गए हुए हैं, क्योंकि सदर बांगे दोहल फरमा रहे हैं कि मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी कानून की, और ये मेरे स्टाफ ने बदध्यांती करते हुए वो रोके रखा और उनको वापस न भेजा, और जिस वजह से खोसा साहब पीटीआई कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 18 माह में 4 मरतबा आइन की पामाली की। अब इसी इलेक्शन कमीशन के मातहत जब इलेक्शंस होंगे तो क्या पीटीआई आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन के बाद फिर किसी एहतजाज की तरफ चले जाएगी, या फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि हम इलेक्शन तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन का किरदार पहले भी गैर जानिबदाराना नहीं था, अब भी नहीं है? यार वहाँ आप क्या कह रहे हो, पीटीआई की बात कर रहे हो? जी पीटीआई की बात मत करो। सारी कौम, सारा मुल्क, सारा वकील, सारी दुनिया जानती है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है। एक सजा याफ्ता शख्स को लंदन से जो है सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए उसको एम्बेसडर वहाँ सी ऑफ करने आता है,
और यहाँ अदालत ऐसे आंखें बिछा के बैठी हुई हैं और नैब खुद ब खुद पेश हो जाती है और एक ही दिन में उनको जमानत भी मिल जाती है। और पंजाब की हुकूमत जो है उनको, हुकूमत 401 ज़ाब्ता फौजदारी में हुकूमत अदालती मामलात में मुदाखलत करते हुए उनके परपिचुअल वारंट्स जो है ऑफ अरेस्ट, मुतवातिर और मुसलसल जो है वारंट ऑफ अरेस्ट, वो भी मुअत्तल करके जो है उनकी बेल ले लेती है। तो और उनका जलसा जिस शान आन बान शान से होता है, सजा याफ्ता मुजरिम जो इश्तिहारी है, अदालती इश्तिहारी है, जिसकी जमानतें न सिर्फ मनसूख फसख हो चुकी बल्कि जायदाद भी कुर्क और जब्त हो चुकी है। आप उसको अगर चौथी मरतबा आप वजीर आजम आके लाना चाह रहे हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो खत्म हो गई। सारी पार्टियां जो है वो बिलबिला रही हैं कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो खुदारा मत ये ढोंग कीजिएगा, आप फरमान जारी करें और उन्हें वजीर आजम बना दें। फिर ये क्या जो है इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? फिर कौम को इस अजियत और कर्ब से और इतने अखराजात करने की फिर क्या जरूरत है? खजाने पर इतना बोझ डालने की? ये सिर्फ पीटीआई नहीं कहेगी, ये सारी जमातें कहेंगी। आप देख लें, आज भी कह रही हैं। और अगर ये ढोंग रचाया जाएगा 8 फरवरी को भी अगर इसी तरह मस्बत नताइज, मनपसंद नताइज होंगे और किसी को फिर सेलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट की बजाय अवाम की वोटों के नहीं बल्कि किसी और अंदाज से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, तो फिर ऐसा इलेक्शन किसने मानना है? किसने मानना है? कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा तो खोसा साहब, दस्तूर खोसा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो फिर लड़ रही है ना? देखिए, इलेक्शन 100% ही लड़ रही है इलेक्शन, और उन्हें कैंपेन की भी जरूरत नहीं है। जितना पीडीएम की हुकूमत ने इन 20 महीनों में जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया है, जो कुछ इस अवाम के साथ अजाब उन पर नाजिल कर दिया है, जो कुछ मुल्क की जो है जिल्लत और रुसवाई में उन्हें धकेल दिया है कि एक साबका वजीर आजम को एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उस हुक्म पर हमने उसको चलता किया और उसको जो है पाबा सलासिल किया हुआ है। ऐसे केस में जो केस बनता ही नहीं है सिरे से, ये मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान आप केस का तस्करा कर रहे हैं, तो आज पीटीआई ने जमानत की दरखास्त भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आपका कानूनी जो एहसास है या कानूनी जजमेंट आपकी क्या कहती है? कितना मजबूत केस होगा? रिलीफ मिल सकेगा सुप्रीम कोर्ट से उन्हें? ओ भाई, केस है ही नहीं, केस है ही नहीं, बनता ही नहीं है इस सिरे से। मुझे तो हैरत होती है यार, ये बता दो है क्या ये केस? ये केस यही है ना कि डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर आपने अपने वजीर आजम को अदम एतमाद के जरिए ना निकाला तो अमेरिका आपको माफ नहीं करेगा। तो भाई इसमें कौन सी आपकी जो है दिफाई तनसीब खतरे में पड़ गई है? लेकिन जो चैनल यूज हुआ, जो कम्युनिकेशन का चैनल यूज हुआ, वो तो खोसा साहब हमारा पाकिस्तान का सीक्रेट चैनल है ना। इस तरीके से अगर सफारतकारों की बातें या ऑब्जर्वेशंस दुनिया के सामने आएंगी तो हमसे सफारतकारी कौन करेगा? मिलेगा कौन हमसे? फिर वो कहेगा ये तो सारी बातें जो है वो इस तरीके से पब्लिक में हो जाती हैं। तो यार क्या बात कर रहे हो? भुट्टो को जब हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि भुट्टो ये एटम बम बनाना बंद कर दो, मगर ना हम जो है वो तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, और भुट्टो साहब ने राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो अमेरिका धमकी दे रहा है और क्या कहते हो, तो भुट्टो ने एटम बम बनाया। हमने हेनरी किसिंगर को और अमेरिका को तो कुछ ना कहा, उस वक्त तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट ना बनाया, लेकिन हमने ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को फांसी दे के कब्र में उतार दिया। क्या वो गलत फैसला था भुट्टो का कि एटम बम पाकिस्तान की जो है बका के जामिन है? क्या ये गलत फैसला था भुट्टो का? आप क्या ये कहना चाहते हैं? और क्या ये जो है अगर वजीर आजम के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो खुद जो समझे कि कौम के साथ या किसी के साथ शेयर करना है उसको जो है आगे ही देनी है, तो उसका फर्ज बनता है। क्या इमरान खान का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो कौम को बताए कि ये एक डोनाल्ड लू हमें धमकी दे रहा है कि अपनी हुकूमत को चलता करो वगरना अमेरिका तुम्हें माफ नहीं करेगा? क्या ये बताना कौम को जरूरी नहीं था? अब किस चैनल की बात करते हैं? सैकड़ों इस तरह के मरासले दुनिया सारी की एम्बेसी से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं,
और वो कहीं से हटाए नहीं जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं कि इमरान खान घर ले गए। वो कोडेड वर्ड्स में होता है और वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। उसकी डिकोड करके उसको जो है उसका तर्जमा करते हो, उसकी किताबत करते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो। अगर भाई वो एक तर्जमे वाला कागज सारी काबीना में गया, शहबाज शरीफ के पास गया, शहबाज शरीफ को भी पकड़ लो, फिर शहबाज शरीफ को भी पकड़ लो ना, फिर तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को भी पकड़ लो, फिर उन्होंने भी किया है, फिर DGISI ने भी किया है, क्योंकि ये जो है उनके पास भी गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में भी। लेकिन उन्होंने खोसा साहब किसी जलसे में खड़े होकर नहीं पढ़ के सुनाया ना, गया तो सबके पास है, जो जरूरत होती है रियासत को उन सबके पास तो जाएगा ना। तो राजा बाजार में जो भुट्टो ने कहा था कौम सारी को, क्या वो गलत कहा था? आप कह दें कि गलत कहा था भुट्टो ने, कह दें कि गलत बनाया था एटम बॉम्ब, कह दें कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। शर्म आनी चाहिए जिसने ये केस बनाया है इसके खिलाफ, जिसने कहा कि जो है एब्सोल्युटली नॉट, जिसने कहा, और जिसने कहा पाकिस्तान की गैरत और हमीयत को दफन करने के मुतरादिफ है। इस केस में इमरान खान को एक लम्हे के लिए भी अंदर रखना पाकिस्तान की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे। और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने। राना साहब तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगे और वक्त फरवरी है। पीजे साहब ज़रा आप भी फरमाइएगा, इलेक्शन की तारीख का अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ऐलान हो गया है, क्रेडिट किसको देंगे? किसी की जद्दोजहद भी है इसके पीछे, या ये सब कुछ होना ही था? ये होना था, और क्रेडिट आई थिंक इन अ पॉजिटिव टर्म हमें सबको देना चाहिए कि एवरीबडी मेड एन एफर्ट, एवरीबडी, क्योंकि हमने लार्जर इंटरेस्ट को देखना है और ये नहीं कहना कि इसने रुकावट डाली, उसने नहीं किया, वो कर गया। तो आई थिंक इसके अंदर, बिकॉज अब हम एक ऐसे मरहले पे जा रहे हैं कि जिसमें हमने पाकिस्तान को स्टेबल देखना है, तो इलेक्शंस के बगैर आप स्टेबिलिटी ला ही नहीं सकते। इंटरिम गवर्नमेंट्स आर जस्ट केयर टेकर्स एंड दैट्स इट। सो अब इस लिहाज से ऑन अ बिगर पिक्चर आई थिंक वेल डन एवरीबडी कि एक कंसेंसस पे पहुंचे, एंड पर्टिकुलरली द चीफ जस्टिस। आई थिंक इनकी इनिशिएटिव बड़ी अच्छी थी, और इस इनिशिएटिव के साथ आई थिंक एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि वी होप टू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन पीजे साहब एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान ने जो काम करना था वो उन्होंने किया नहीं, जो नहीं करना था वो उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो कोर्ट किया आपके सामने। देखें, बात यह है कि कई दफा आप देखते हैं कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो जाती है, जो मर्जी कहे। हालांकि प्रेसिडेंट होते हैं फेडरेशन के, वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं होते। तो हमने उनका भी एक रोल देखा है, बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा सा बायस था, थोड़ा सा नहीं, काफी बायस था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने काम वही करना है जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट का है, एंड एज व्हाट एनी प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। सो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि पता है क्या हो गया, हम बन गए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान। इतनी तनकीद है हमारे इस मुल्क के अंदर कि हम कोई पॉजिटिविटी की बात करते ही नहीं है। हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, हमने उन क्वालिटीज को अब रिवाइव करना है, एंड लेट्स लुक एट अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू वर्जन ऑफ पाकिस्तान। दैट्स व्हाट आई वुड से। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव बात बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि नेगेटिव बात के ऊपर तो चीफ साहब ने आज पाबंदी भी लगा दी है। उन्होंने कहा कि अहलिया से बात कर लें। हालांकि मुझे भी किसी ने कहा कि यार अहलिया कौन सा सुन लेगी जो हम कहेंगे कि इलेक्शन नहीं होने वाले। तो राना साहब आप क्या कहते हैं, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, या जो है वो उनको इलेक्शन एक्ट रोकता था, सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी तशरीह कर दी है, तो अलवी साहब कहीं पे घबराए हुए थे, इलेक्शन एक्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे कि जहाँ पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिला, या जो है वो आपको लगता है कि वो भी यही चाहते थे कि जब इलेक्शन हो जाएंगे कोई ऐसा मसला नहीं है, जिस तरह सबको पता था। राना साहब ने तो मुझे मेरे प्रोग्राम में उन्होंने 13 अगस्त को कहा था कि फरवरी का जो है वो हिसाब किताब बनता है। राना सनाउल्लाह साहब ने देखिए, बात यह है जी कि जो पीजे मीर साहब ने बात कही, दुरुस्त बात कही कि चूंकि देर आयत दुरुस्त आयत एक फैसला हो गया है, तो हमें इस बात पे रहना चाहिए कि चूंकि अब डेट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा वो उनका फैसला है, लेकिन उन्होंने एक रोल प्ले किया। 23 अक्टूबर को जब उन्होंने ये कही बात, तो उसके बाद क्लियर हो गया कि 2 नवंबर को डेट आ जाएगी, और डेट आ गई।
और डेट के बाद रात गए, फाइनल डेट हुई और आज उसके ऊपर एक ऑर्डर आ गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपने हमारा एक चेहरे का रुख देखा है जो नरम है, और दूसरा हम आपको नहीं चाहते कि वो आप देखें। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने कोशिश की तो वो सुप्रीम कोर्ट से नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऑडियोज, वीडियोज और उस तरह के चक्कर में नहीं पड़ेगी। यहाँ स्टेट फैसले होंगे, बुलाया जाएगा। जिन लोगों ने ये काम किए वो फंसे हुए थे, फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे। इसलिए 90 दिन का जब वो बात करते थे, तो जब 23 को चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ पे इलेक्शन कराने का, मतलब वो फिर बाद में खुल के बात हुई ना कि भाई वो तो सिर्फ इतनी बात थी कि आपको जो बताया गया कि जी पैसे देने हैं और तो कुछ भी नहीं। और उन्होंने पैसों में भी कोई बात नहीं की। देखे ना किसको ऑर्डर किया कि पार्लियामेंट ने, इसाक डार ने, शहबाज शरीफ ने, फौज ने सिपाही नहीं दिए, किसके ऊपर ऑर्डर था वो 27 सफ़े का? मतलब वो टाइम बाय किया और फैसला नहीं किया। और जब फिर नई असेंबली टूट गई, पटिशन हुई, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ने तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज करने के बाद, उसको ओके करने के बाद काम शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है हमें बहुत सारी वो चीजें जो मखसूस बेंचेस की वजह से हवा में थी और फैसले दिए जाते थे, जैसे अब आया है कि 5 रुकनी बेंच को देखना है आईनी तशरीह का मामला, 63A को 3 रुकनी बेंच ने रीराइट किया। अभी हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले का भी इंतजार है और नैब के ऊपर अपील भी तभी चलेगी और बहुत सारी चीजें अब हम दूर होंगे। अब सियासी जमातों का किरदार मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है कि एक पॉजिटिव वे में कोई ऐसी गेम डालें कि इलेक्शन के अंदर रुकावट ना बने, बल्कि अपना अपना रास्ता लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल ये बात कही ना कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे जिस दिन हम शेड्यूल देंगे। यानी पीटीआई को और जिनको भी कोई गिला है कि अगर उनको इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी जाए, देखो ना पीपल्स पार्टी तो सबसे पहले कर रही है, नून ने किया ना 21 अक्टूबर से शुरू, बाकी जमातें मौलाना फजलुर रहमान हो, ANP हो, अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं सारे। जिसको रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, वो इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन कर सकता है। आपने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने के बाद उनके लिए मसाइल हैं। राणा साहब, अभी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो डार साहब ने सेनेट में कहा कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो फिर किसी को भी नहीं मिली पाकिस्तान में, फिर फील्ड है किसकी है? किसी के लिए भी लेवल नहीं है तो नहीं, ये फील्ड मेरी और आपकी है कि हम बात करते रहें। और फिर कह दिया गया ना कि अहलिया से जाके बात कर लें, और वो भी आपने कह दिया कोई नहीं सुनता। इस सुर्ख झंडे के तले सारे एक ही जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी वक्त ये लतीफा भी सुना देंगे सुर्ख झंडे वाला भी आपको। लेकिन इशू ये है कि अच्छी बात है कि आप और हम, मीडिया, इदारे, सियासी जमातें मिल के पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए वो किरदार अदा करें। हम किसी के माउथ ऑर्गन न बने। हाँ, पाकिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और उसमें कोई ताखीरी हरबा अब जो लाए उस पर सबको एक जुबान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। पीजे साहब ने भी बड़ा पॉजिटिवली इसको वेलकम किया है। ज़ाहिर सदर पाकिस्तान के ऊपर सवाल तो उठा, लेकिन मुझे पीजे मीर साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक है। आपने भी उसी से इत्तफाक किया है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। अब ज़ाहिर है कि एक अच्छा फैसला हुआ है और तो आगे की तरफ चलना होगा, और इलेक्शन में कोई इबाम ज़ाहिर है कि पैदा करने की इजाज़त तो हमें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके ज़रा कुछ जायज़ा लेते हैं कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने साइफर केस में अपनी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जमा करवाई है। तो अब क्या वो भी इलेक्शन का हिस्सा होंगे? ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीजे साहब, 2 बयानात हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बल्ले का निशान बैलेट के ऊपर मौजूद होगा, और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बल्ले का निशान बैलेट के ऊपर मौजूद होगा। और दूसरा जिसको मैं बयान कह रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर बयान नहीं है, तहरीक इंसाफ का एक एक्शन है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने कायद के लिए दरख्वास्त ज़मानत जमा कराई है। तो आपको आने वाले इलेक्शन में क्या फील होता है कि तहरीक इंसाफ किस शक्ल के अंदर मौजूद होगी? देखें जी, जिस तरह मर्जी आप कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग विदाउट नवाज शरीफ इज नोबडी, पीपल्स पार्टी विदाउट द वोटर्स इज नोबडी, एंड PTI विदाउट इमरान खान इज नोबडी। अब बाकी पार्टीज आई हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए हैं, और इवेंचुअली देखें हमारी पॉलिटिक्स में जब इधर उधर हो जाते हैं तो वो कोई दुश्मन नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल एक इंजीनियरिंग के साथ लेफ्ट राइट हो जाते हैं। PTI इसका ये बहुत पॉपुलर पार्टी है, इसको अगर आप ना एक्सेप्ट करें तो आप सेल्फ डिनाइल में रहेंगे। बिल्कुल है पार्टी, अभी भी चले जाएं, मैं बात करता रहता हूँ लोगों के साथ, वो अभी भी इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ हैं। ठीक है, पार्टी तितर बितर हो गई, एक कब्जे से चली गई है, लेकिन इन लोगों को खड़ा होना चाहिए था। ओके, जो पहले चले गए दैट्स गुड इनफ, वो पहले चले गए। जब मुश्किल वक्त आता है किसी पार्टी पे,
जिस तरह हमने नून वाले के पास जब मुश्किल वक्त आया, वो कितना न डर खड़े रहे नून के साथ, पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड से न डर खड़े रहे पीपल्स पार्टी के साथ। ये जो थे, ये कई पैराशूटिस्ट थे और इनके पैराशूट खराब हो गए। इनका लीडर जब अंदर हुआ तो इनके पैराशूट खराब हो गए, ये फिर अपनी किसी और फ्लाइट पे चले गए। हर जगह अपनी क्लैरिफिकेशन है कि इनकी वजह से ये हुए। तो भाई जब आपको मौका मिलता है आप तो कर लो, कुछ छोड़ दें आप, हम नाकामियों को छोड़ें, हम तो आगे इस पे सॉल्यूशंस पे और सक्सेस पे जा रहे हैं, वो उसमें बात करता कोई नहीं। बिकॉज हर बंदा एक बफर लेके चलता है कि हम करेंगे, लेकिन इन्होंने ये कर दिया, लिहाजा हम नहीं कर सके, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके। दिस इज द बयानिया जो कि कंटिन्यूली आ रहा है, वेदर इट इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ सिविलियन गवर्नमेंट, ये बयानिया आता जा रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए जाहिर है कि पीजे साहब इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं जरा राना साहब से भी इसी सवाल के ऊपर तफसील लूं। राना साहब, क्या बल्ले का निशान मौजूद होगा जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर यकीन दहानी करा रहे हैं, और फिर जो इस वक्त अडियाला जेल का कैदी है, क्या वो अपनी पार्टी को लीड कर सकेगा? 2-3 सवालात हैं, और SOPs तो पीजे मीर साहब ने बताई दी है, वो तो फिर होना ही है बाद में, उससे शायद आप गैर मुत्तफिक होंगे भी नहीं। बात यह है जी कि लीडर होता है, वो जेल में हो या बाहर हो। नवाज शरीफ पार्टी के लीडर थे, हैं, जेल में थे, तब भी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जेल कबूल कर ली, वरना वो लंदन रुक सकते थे। वो मरियम नवाज को भी साथ लाए। यहाँ पे जो है वो औरतों और बच्चों के पीछे छुपते रहे जमान पार्क में, पुलिस पे पेट्रोल बम डाले और इतना खराब किया कि 9 मई भी कर लिया। ठीक है, अब आप देखें उनकी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में साइफर पे आ गया है। मैंने तो पिछले पीर को ये बात कही थी कि मुझे किसी ने कहा है कि 15 नवंबर तक इमरान खान बाहर होंगे। अच्छा, उस वक्त ये बात नहीं थी सामने कि कौन कहाँ होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन उसमें 2-3 है कि जमानत तो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, मतलब ना भी ले, ये दोनों काम सुप्रीम कोर्ट में ही होने हैं, मैंने तो नहीं करने हैं, आपने भी नहीं करने हैं। लेकिन वो जमानत ले तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, साइफर की जो इनके प्रिंसिपल सारे स्टाफ ऑफिसर्स की मीटिंग थी, उसके अंदर जो प्रेस रिलीज जारी की दोनों में कि हम सब के पास पहुंचे हुए हैं, और फिर इमरान खान साहब पे 120A का पर्चा भी हो गया लाहौर में। तो वो चीजें अलग हैं, नैब के केस अलग हैं। क्या कोई नया काम होगा, नहीं होगा, हम तो बात ही कर सकते हैं ना कि क्या चीजें हैं। जमानतें अदालतों ने देनी है, नवाज शरीफ को सजा अदालत ने दी थी, नवाज शरीफ को जमानत अदालत ने दी है। बोलने वाले दोनों तरफ से बोलते हैं, और इमरान खान पे भी इसी तरह बोलेंगे। हाँ, कौन कैसे क़यादत करता है, अपनी पार्टी के लिए कैसे रास्ता निकालता है, ये होती है हिकमत अमली। बिल्कुल, कि कोई धमकी से लगाए, वो धमकी में देते हुए ऐसा काम कर गए कि उनके साथ बात करने वाला, पहले तो वो खुद ही नहीं चाहते ना सिवाय एस्टैब्लिशमेंट के, और अगर कोई चाहता भी था तो एस्टैब्लिशमेंट में भी बात खत्म हो गई कि आप तो ना आर्मी चीफ को लगने देना चाह रहे थे, मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ थे आप, फिर आपने उनसे राब्ते करने की कोशिश की, सदर पाकिस्तान पूरे 1 साल पहले की बात है, पूरे 1 साल पहले की बात, राना साहब आपको याद होगा। देखे ना, वो तो नवंबर की होगी ना, उसके बाद भी हुई। आपने 9 मई जो किया उस पर बाकायदा ये इल्जाम आ रहा है कि आप बगावत चाह रहे थे। तो जब आप बगावत चाह रहे थे तो वो मेरे और आपके खिलाफ तो नहीं चाह रहे थे ना, उस वक्त तो फिर आर्मी चीफ थे जिस पे इल्जाम आए हैं, बात की है, सारे सियासतदान ये बात कर रहे हैं। इन चीजों से निकलना PTI की क़यादत का काम है कि वो कैसे रास्ता निकालते हैं। जमानतें हो ना, जमानत तो पहले भी हुई है, देखे ना, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा थी 1 साल, और उनको भी 2 महीने 17 दिन बाद जमानत मिली, और इमरान खान की सजा थी 3 साल, उन्हें 26 दिन बाद जमानत मिल गई। फर्क तो है, रियायत तो है। अगर इसको इस तरह इसी पैमाने पे देखना है, यहाँ पे सारे वकील कहते थे जी ये तो जमानत मौके पे होनी चाहिए थी, तो 70 की क्यों नहीं हुई थी मौके पे, उसको भी 2 महीने 17 दिन बाद क्यों जमानत मिली थी? फर्क है ना, फर्क नजर आता है। तो जो जमानतों की जुमा बाजार लगा रहा खान साहब के लिए, वो दूसरी पार्टियों के लिए तो 2-2, 2.5 साल बाद आया। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के सामने लगता है, क्या फैसला होता है। आपके और हमारे देखने का काम है, रास्ता लेना सियासी जमातों का काम है। मैं तो बार बार यही तज्जिया क्या आपका कहता है, होगी PTI अपने कायद के साथ होगी, अंदाजा क्या है? देखें, PTI तो है ही इमरान खान की, किसी और की तो नहीं है ना। वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून है, उसका वोट अगर किसी ने संभाला तो वो मरियम नवाज थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने तो नहीं संभाला, वो फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े अच्छे मैनेजमेंट के हिस्सेदार हैं फैमिली के अंदर और सियासत के अंदर। लेकिन इशू जो है वो है कि इमरान खान का विरासत संभालने वाला कौन है, वो जिसको नामजद करेंगे। आज वो पॉलिटिकली अपनी पार्टी के किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ये 3 लोग हैं जो जाके हर एक से बातचीत कर सकते हैं। वो मुझे अभी तक नजर नहीं आया। वो एक दिन किसी के पास इख्तियार होता है, दूसरे दिन यानी वकीलों को ही देख लें
एक दिन एक तर्जुमान होता है, दूसरे दिन उसका कपड़े उतार देता है दूसरा वकील आके कि मुझे खान साहब ने मुकर्रर किया है। ये खान साहब की सियासत शुरू से चल रही है। ये जब वो बना रहे थे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला, उन्होंने तय कर लिया था, लेकिन 4-5 कैंडिडेट खड़े कर दिए और उसमें से बुज़दार निकाल दिया। केपी में भी इसी तरह जो आज पार्लियामेंटेरियन के हैं परवेज खटक साहब सरबराह हैं, उन 2-3 के साथ सवाबी वालों को खड़ा किया और बीच में से महमूद निकाल दिया। ये काम एक वक्त तक चलता रहा। यानी कि खान साहब का मुकाबला खुद खान साहब से है कि उन्होंने अपनी पार्टी को चलाना कैसे है, पार्टी चलानी है नहीं चलानी है, और उसके बाद अगर जमानत हो जाती है तो उसके बाद लाएमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद थे, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। वक्त कुछ कम था, बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।